हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में उन पर डिस्कशन होता है। एंड देखिए, जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं एंड इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन बिलोंग करते हैं जीएस 1 से। एक क्वेश्चन हमने लिया है वर्ल्ड हिस्ट्री से और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है सोसाइटी से। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा एंड उसके बाद हमेशा की तरह एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बाकी के लर्नर्स किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये वर्ल्ड हिस्ट्री से बिलोंग करता है। अब देखिए, अगर आप जीएस 1 का सिलेबस देखेंगे ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है तो ये टॉपिक आपको उसके लिए नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ पे काम आएगी? मेंस में। अब देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि इसको प्रिपेयर करें या नहीं प्रिपेयर करें। तो देखिए, यहाँ पे मेरी आपको एडवाइस होगी कि देखिए, यूपीएससी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है कि 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाए, तो क्यों रिस्क लेना है? सिलेबस काफ़ी कम है। ठीक है, काफ़ी ब्रीफ में आपको इसको पढ़ना भी होता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको प्रिपेयर कर लें। ठीक है, जनरली प्रीलिम्स के बाद लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी छोटा इसका सिलेबस होता है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब काफ़ी शॉर्ट में इसको लिखना है। एंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजी रिस्टोरेशन। कुछ हुआ होगा, ठीक है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको डिस्कस करना है। और किस चीज़ के ऊपर? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जापान। ठीक है, तो जापान के डेवलपमेंट पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है मेजी रिस्टोरेशन का, ये आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपको आता होगा तो आप लिख देंगे, और अगर नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे गेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और गेस वगैरह मेंस में करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए, क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं और फिर उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। एंड देखिए, अब मैंने क्या किया है ना कि इंग्लिश वर्जन के साथ साथ उसके बगल में हिंदी में ट्रांसलेशन भी होगा, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो देखिए, ये क्वेश्चन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पता नहीं है कि मेजी रिस्टोरेशन क्या था तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि मेजी रिस्टोरेशन क्या था। ठीक है, मेजी रिस्टोरेशन क्या था। देखिए, अगर हम जापान की बात करें, तो वहाँ पे देखिए किसका शासन था। उनको बोलते थे तोकुगावा, तोकुगावा शोगुन्स। ठीक है, इनका रूल था। क्या टाइम पीरियड है? 1603 से लेके 1867 के बीच में। ठीक है, तो लगभग 250 ईयर्स तक आप मान सकते हैं कि इनका वहाँ पे शासन रहा था। अब देखिए, 19th सेंचुरी आते आते काफ़ी कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरफ से। जहाँ तक इंटरनल इश्यूज की बात है, इंटरनल इश्यूज, तो देखिए
ये जो तोकुगावा शगुन्स थे, इन्होंने क्या किया था, फ्यूडल सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, सामंतवाद जिसको बोलते हैं, वो भी डीके कर रहा था। और उसकी वजह से क्या होता, फैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, अलग अलग गुट बन गए थे, ठीक है। तो रूल करना इतना आसान नहीं था। जहाँ तक एक्सटर्नल फ्रंट की बात है, तो इन लोगों ने क्या किया था, जापान को एकदम आइसोलेट किया हुआ था। किससे, फॉरेन वर्ल्ड से, ठीक है, फॉरेन वर्ल्ड से एकदम कट ऑफ किया हुआ था। एंड देखिए एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, सकोकू। ये बेसिकली वहाँ की जो फॉरेन रिलेशनशिप है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, साकोकू। देखिए इसमें क्या था कि अगर कोई फॉरेनर जापान में एंट्री करता है या कोई जापानीज बाहर जाता है तो डेथ पेनल्टी तक के वहाँ पे प्रोविजंस थे, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की हुई थी। अब देखिए ये 19th सेंचुरी वाला जो पीरियड है, ये ऐसा पीरियड था जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन वगैरह हो रहा था, इंपीरियलिज्म वगैरह देखने को मिलता है। तो देखिए जापान पे सभी लोगों की निगाह थी, भले ही वो यूएसए हो, भले ही वो रशिया हो, चाइना हो, फ्रांस हो या फिर आपका ब्रिटेन, तो सभी लोग इस पर नज़र जमा के बैठे हुए थे। और फिर देखिए 1853 में क्या होता है, 1853 में क्या होता है, यूएस के कमांडर थे, क्या नाम था उनका, मैथ्यू पेरी। ये क्या करते हैं, 4 वॉरशिप लेके पहुंच जाते हैं जापान, और फिर वहाँ पे बोलते हैं कि भाई आप जो आपके पोर्ट्स हैं इसको ओपन करो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। अब देखिए क्योंकि जापान एकदम आइसोलेटेड था तो काफ़ी हेल्पलेस था, पावर ही नहीं थी उसके पास, किस तरह से फाइट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी, जबकि जो जापान था उसका हाल एकदम उल्टा था, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग थी, ओपन किया गया, लेकिन तब उन्होंने ये चीज़ मन बना ली थी कि अब हमें ना ये जो हेल्पलेसनेस थी इसको हम दोबारा नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको दोबारा नहीं देखेंगे, हमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करने होंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा, ठीक है। और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस था मेजी रिस्टोरेशन। देखिए मीजी ये वहाँ के एम्परर का नाम था, उनको फिर से रिस्टोर कर दिया गया था, आप इस तरह से समझ सकते हैं। और ये एक तरह की सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन थी जापान में। कब ये होती है, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा, 1866 से लेके 69 के बीच में, और 1868 में, ये भी आपको इसको याद रखना होगा मेनली, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा। अब देखिए ये जैसा मैंने आपको बताया, इसमें सोसाइटी को रिफॉर्म किया गया, इसमें पॉलिटिकल जो सेटअप था उसको रिफॉर्म किया गया, जो इकोनॉमिक सेटअप था उसको भी रिफॉर्म किया गया था। और यही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या हुआ था। ये 1868 में हुई थी, और जो वहाँ के जो तोकुगावा शोगुन्स थे उनको टॉपल किया गया था, ठीक है। एम्परर की वापसी हुई थी, एम्परर का क्या नाम था, मेजी, और उसी से नाम पड़ा मेजी रिस्टोरेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब देखिए हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस की, ठीक है। तो देखिए जापान की पावर को बढ़ाना था, ठीक है। जो जापानीज थे उनको ये लग गया था कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो पावर्स हैं, उनके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, ठीक है, काफ़ी डेवलप्ड हैं, ठीक है, काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, तो हम भी उन्हीं की राह पे चलेंगे, ठीक है, हम भी उन्हीं की राह पे चलेंगे। और कोशिश की गई जापान को मॉडर्नाइज करने की, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की कोशिश की गई, ठीक है, और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए। देखिए पहले जापान एक फ्यूडल सोसाइटी था, ठीक है, तो उसको ट्रांसफॉर्म किया गया एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट में, और ये काफ़ी कम टाइम में ये सब चीज़ें हुई थी, ठीक है, काफ़ी कम टाइम में ये सब चीज़ें हुई थी। इसका मेन जो गोल था वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ताकि हर क्षेत्र को हम रिफॉर्म कर सकें, ठीक है, हर क्षेत्र को रिफॉर्म कर सकें, ठीक है। इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप की गई, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स डेवलप किए गए, कम्युनिकेशन, इन सब में काफ़ी काम किया गया था, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज वगैरह स्टार्ट की गई, ठीक है, रेल्स वगैरह स्टार्ट की गई, ठीक है, टेलीग्राफ वगैरह स्टार्ट किया गया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे की गई थी। इसके अलावा जो पुराना जो फ्यूडल सिस्टम था, जो सामंतवाद था, उसको ख़त्म किया गया और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था, ठीक है। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, नई पार्लियामेंट बनाई गई, और उसको क्या बोलते हैं, डाइट, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना होगा। सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म वगैरह किया गया और एकदम मॉडर्न वैल्यूज़ पे उनको लाया गया था, ठीक है।
देन नए नए इंस्टीट्यूशन जैसे कि मॉडर्न फिजिकल सिस्टम लाया गया, बैंकिंग, एजुकेशन, इन सबको डेवलप किया गया था। देखिए जहाँ तक एजुकेशन की बात है ना, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो जो वेस्टर्न जो एजुकेशन थी उसको प्रमोट किया गया था, ठीक है, उसको प्रमोट किया गया था, जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है, चरम राष्ट्रवाद पे फोकस किया गया था। देखिए यही तो एक इशू था, जो वहाँ के एम्परर थे, ठीक है, उनको डिवाइन एंटिटी की तरह माना गया था, ठीक है, ताकि जो पूरी सोसाइटी है वो अपने आप को उससे कनेक्ट कर सके और इंटीग्रेट कर सके, ये भी आप लिख सकते हैं। और क्या किया था, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया गया था, भले ही उनकी क्लोथिंग हो, उनका आर्किटेक्चर हो, उसको प्रमोट किया गया था। जहाँ तक मिलिट्री की बात है तो मिलिट्री को भी रिफॉर्म किया गया, किस लाइन पे, वेस्टर्न लाइंस पे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव और बैकग्राउंड क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब रिफॉर्म्स वहाँ पे लाए गए थे। इसके अलावा देखिए जापान ने एक ट्रीटी भी साइन की थी, एंग्लो जापानीज अलायंस। तो देखिए इसमें जो जापान था वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इक्वल फ्रंट पे खड़ा था, ठीक है। तो काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स वगैरह किए गए थे, बट ये तो पॉजिटिव चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ निगेटिव भी चीज़ें हुई थी। वो क्या, देखिए एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एकदम चरम जब राष्ट्रवाद होता है ना तो उसके काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं, काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। किस तरह के नुकसान होंगे, जैसे कि हमने देखा कि जापान का क्या रोल था वर्ल्ड वॉर 2 में, नाजिज्म के साथ खड़ा था जापान, ठीक है। तो ये सब निगेटिव पॉइंट है जो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके अलावा जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है तो काफ़ी वीक थी, केवल 3% पॉपुलेशन को ही वोट देने का अधिकार था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डायट, तो ये भी एक इशू है। मतलब क्या है फिर डेमोक्रेसी का, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो मिलिट्री थी ना, तो मिलिट्री जो है इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। डायरेक्ट जो एम्परर था उसी को रिपोर्टिंग थी, जो सिविलियन जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका कोई रोल नहीं था, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज थे जो हमको देखने को मिलते हैं, और यही सब आपको यहाँ पे लिखने भी होंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। एंड देखिए इसका कंक्लूजन क्या होगा, देखिए शुरुआत होती इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है, वो तो चलता ही है। हमने देखा कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म देखने को मिलता है, और एंड हमने क्या देखा, अभी हमने बात की थी कि हिटलर के साथ जापान खड़ा था, ठीक है, फासिस्ट जापान हो गया था, इंपीरियल जापान हो गया था, देखिए इंडिया तक भी आ चुका था, ठीक है। तो वही चीज़ आपको लिखनी होगी कंक्लूजन में, ठीक है, कि इसके पॉजिटिव क्या थे कि जापान जो है वो इंडस्ट्रियलाइज बन हुआ, लेकिन नुकसान क्या थे, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ एन इंपीरियलिस्ट एंड फासिस्ट जापान, जो कि इसका एक निगेटिव ऑफशूट था, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी कंक्लूजन, और इसी तरह से आपको इसको लिखना भी है। देखिए मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा कि बहुत ही छोटा इसका सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको और इसको शॉर्ट में कवर करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वाजीराम की फैकल्टी है ओझा सर, ठीक है, उनके नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उनको आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी ब्रीफ में हर टॉपिक को उन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको 4 से 5 पॉइंट भी याद होंगे हर टॉपिक के, ठीक है, तो आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, एटलीस्ट ये होगा कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपको 5-6 पॉइंट पता है, और क्योंकि स्टैटिक टॉपिक है तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको आराम से डील कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बिलोंग करता है सोसाइटी से। देखिए सोसाइटी में 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 10 टॉपिक्स हैं, और हर साल आप देखेंगे अराउंड 100+ मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। उन्हीं में से एक टॉपिक है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, और इसी पर यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स इंडिया हैज सीन अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड, एक कोई ट्रेंड देखा गया है किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है, उसको आपको डिस्कस करना है। उसके बाद क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बिहाइंड दिस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड जो देखने में आ रहा है तो इसको कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सेकंड पार्ट में पूछा गया है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एकदम आपके सामने है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर आपको वो जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड समझाना होगा, उसके बाद क्या फैक्टर्स हैं वो आपको बताने होंगे, और सबसे एंड में
आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए मैं आंसर्स देख रहा था जो आप लोगों ने सबमिट किए हैं, तो मुझे ये दिखाया कि काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को सही से डील नहीं किया है, इसको समझ नहीं पाए हैं लोग। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, ठीक है, मतलब 2 से 3 डिकेड की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इंडिया हैज सीन अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए विद टाइम पॉपुलेशन तो हमेशा बढ़ेगी सही, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो आपको देखने को मिलेगी मिलेगी, ठीक है, अगर हम अभी की बात करें तो। लेकिन उसमें एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड देखने को मिला है। तो देखिए अगर आपने जो 12th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, अगर उसको अच्छे से पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन की डिमांड को समझ जाएंगे। देखिए क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप 1961 से 71 के बीच में देखें तो जो डिकेडल मतलब 10 साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अराउंड 24.8% थी। फर्दर 71 से 81 में ये होती है 24.66%, मतलब इसमें डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। उसको आगे देखें 81 से 91 तो अराउंड 23.85% होती है, मतलब और डिक्रीज कर रही है, मतलब ग्रोथ कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन कम हो रही है, मतलब जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो गति कम हो रही है, ठीक है, वो रेट कम हो रही है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। उसको फिर देखें 91 से 2001 में तो ये कितनी होती है, अराउंड 21.54%। लेकिन अगर हम फर्दर इसको एक्सटेंड करें 2001 से लेके 2011 के बीच में, तो हम देखते हैं कि काफ़ी सडन एक डिक्रीज देखने को मिलता है 17.64%। ये होती है डिकेडल ग्रोथ। और देखिए यही वो सिग्निफिकेंट ट्रेंड है कि पॉपुलेशन ग्रोथ तो कम हो रही है। आप देख लीजिए इससे पहले देखें तो वो बढ़ रहा था, ठीक है, इससे पहले बढ़ रहा था और अब हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। और देखिए यहीं पे होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आपने इसको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यही सिग्निफिकेंट ट्रेंड है पॉपुलेशन ग्रोथ में कि काफ़ी सडन हमको डिक्रीज देखने को मिला है 2001 से 2011 जो पीरियड है इसके बीच में, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 20+ है और यहाँ पे एकदम से आप देखिए लगभग 4% का डिक्रीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 4% का डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रेंड है और इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन है, आपकी बैकबोन है, ठीक है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छे से उसको पढ़ना होगा। और अगर आप ये ट्रेंड समझ गए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन की डिमांड को समझ गए तो फिर इसको आंसर करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, काफ़ी आसान हो जाएगा आपको आंसर करना। लेकिन काफ़ी लोग इसको समझ ही नहीं पाए और इसीलिए उन्होंने इसको सही से अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए इसका बैकग्राउंड तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए काफ़ी आसान होगा एक क्वेश्चन। क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद ट्रेंड बताइए, उसके बाद की फैक्टर्स बताइए, क्या प्रमुख कारक हैं, एंड उसको कंक्लूड करो। देखिए जब ट्रेंड की बात आती है ना, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको बतानी होंगी और ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है ना, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझा रखा है कि जब भी ट्रेंड की बात होती है तो कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने होते हैं। जैसे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है साहब, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है वो आपको बताना होगा, जो क्रूड डेथ रेट है वो आपको बतानी होंगी, ठीक है। ये सारे जो डाटा है ये आपको याद होने चाहिए और मैं आपको कहूँगा कि 2011 सेंसस और उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट डाटाज है ना वो तो आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, वो अभी हम देख भी लेंगे। तो देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है ना, तो यही ट्रेंड आपको बताना है और देखिए उसका करंट अफेयर के साथ एक रिलेशन भी है। देखिए जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी है, ठीक है, तो उसने पहले क्या प्रोजेक्ट किया था कि बाय 2022, ठीक है, इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। लेकिन उसने इसको रिवाइज किया
क्यों रिवाइज किया? ये जो ट्रेंड देखा उसके चलते रिवाइज किया और कहा कि 2027 में ये चीज़ होगी, ठीक है। तो बाय 2027 इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगा, चाइना को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। और इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्योंकि देखिए जो डिक्लाइन देखने को मिला है इंडिया की एनुअल एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ में, इसीलिए ये जो ईयर है इसको पीछे सरका दिया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब फर्स्ट पार्ट क्या है कि ट्रेंड क्या है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं ना वो आपको बताने होंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है। अब देखिए ये सब स्टैटिक आप समझ लो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। आप यहाँ पे मन से नहीं लिख सकते इन चीज़ें, और लिखेंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है। तो बताइए कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। एंड देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ऑथेंटिक सोर्स है ना उसकी रिपोर्ट ही आप यहाँ पे कोट करो, मन से मत लिखो कि अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ऐसा मत करो। सोर्स आपके पास होना चाहिए, और सबसे शानदार सोर्स क्या है? सेंसस 2011। तो उसका जो डाटा है वो कोट कर दो कि भाई कितनी पॉपुलेशन थी इसमें, 121 करोड़, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देन क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर। अब देखिए जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो मुझे कंफर्म करो कि ये जो ट्रांसलेशन है सही है कि गलत है, ठीक है, ये एक बार मुझे कंफर्म कर देना। देखिए क्रूड डेथ रेट क्या होती है कि एक साल में पर 1000 पीपल कितनी डेथ हुई है, ठीक है, केवल इसको आपको देखना होता है। और ये बिलो कितना है, ये बिलो 10 है पर 1000, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, सेंसस क्या बोलता है, 67 है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये अराउंड 33 है मेरे ख्याल से, ठीक है, 33 है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये अराउंड 2.4 है 2011 में, ठीक है। एंड इसमें यह भी चीज़ है कि अराउंड 22 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे जो TFR है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुँच गया है, वो कितना होता है 2.1। और ये सब हमने डिस्कस भी किया था कहाँ पे, शायद जब हम करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड वो आपको यहाँ पे बात करनी होगी। देखिए जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। कौन लोग डिपेंडेंट होंगे? जो बच्चे होंगे या जो बूढ़े होंगे, एल्डर्स या फिर जो चिल्ड्रंस होंगे वही डिपेंडेंट होते हैं, तो उनमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। डाटा आपके सामने है, ठीक है। तो ये सब ट्रेंड आपको लिखने होंगे। मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा कि यार ये सब चीज़ें कैसे याद करें, बट देखिए आपका सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। सोसाइटी में, ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और ये सब डाटा तो आपको याद होने ही चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो ट्रेंड है इसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो आपको बताने होंगे। एंड काफ़ी आसान है कि ये डिक्लाइन क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव हुई हैं, एजुकेशन लेवल इंप्रूव हुआ है, हमारी GDP इंप्रूव हुई है, नंबर ऑफ पुअर्स थोड़े कम हुए हैं, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं काफ़ी सारी, ठीक है। आप यहाँ पे आयुष्मान भारत लिख सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख सकते हो, तो काफ़ी कुछ स्कीम्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात कर सकते हो, उनका जो सोशल स्टेटस है वो बड़ा है, आप लिटरेसी लेवल की यहाँ पे बात कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ है, ठीक है, काफ़ी कुछ है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अवेयरनेस बढ़ी है, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ी है, जो फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव हैं वो काफ़ी सक्सेस भी हुए हैं, तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप यहाँ पे अंतरा, छाया, इन सब की बात कर सकते हो, तो काफ़ी कुछ है लिखने के लिए, ठीक है। अब आएगा कंक्लूजन कि भाई किस तरह से आपको कंक्लूड करना है। तो आप यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन दे दो कि हमें और फर्दर क्या करना चाहिए। देखिए हमारा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे होना चाहिए। एजुकेशन पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, तो इस सब से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आपको बोरिंग क्वेश्चन लगेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और इनको भी डील करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम एक लर्नर की आंसर शीट को देखते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मेजी रिस्टोरेशन 150 वर्ड्स। देखिए आपने शुरुआत में जो इंट्रोड्यूस किया है तो काफ़ी लंबा आपने पैराग्राफ लिख दिया। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 150 वर्ड्स हैं, अगर 10 मार्कर हैं,
तो 2 से 3 लाइन में इंट्रोड्यूस करो और 2 से 3 लाइन में कंक्लूड करो। अगर 250 वर्ड्स हैं तो 3 से 4 लाइन, ठीक है। और मुझे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं हर बार कहता हूं लेकिन तब भी आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। देखिए नुकसान किसका होगा, मेरा नहीं होगा, आप लोगों का ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आपके भले की चीज़ें ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। छोटा होना चाहिए इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। देखिए क्या लिखा है कि इन द लेट 19th सेंचुरी व्हेन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, देखिए लेट 19th सेंचुरी, ये बात हो रही है 1860 के आसपास की, तो इसको लेट तो नहीं बोलोगे ना, ठीक है। व्हेन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर विटनेसिंग रिवॉल्यूशन, जापान ऑल्सो विटनेस द सोशल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन दिस पीरियड। देखो इसका मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल लिख सकते थे कि जापान विटनेस सोशल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन दिस पीरियड, तो ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाता, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा है, इट एंडेड द पावर, ये सब आपने एकदम सही से लिखा है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मीजी रिस्टोरेशन के इकोनॉमिक, ये आपने सब पॉइंट सही लिखे हैं, मैं ऑलरेडी इसको चेक कर चुका हूँ। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड रिलेशनशिप, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। देन पॉलिटिकल एंड सोशल में क्या लिखा है, सेंट्रलाइजेशन, बाइकैमरल पार्लियामेंट, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये पॉइंट सही है। सिस्टम इज स्ट्रिक्ट क्लास बेस्ड, देखो ये तो अबोलिश किया था ना, तो इसको तो आपको नहीं लिखना चाहिए था, इसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया था। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इस्टेब्लिश, तो ये बात भी सही है। तो देखो जहाँ से भी आपने इसको लिखा है ना, तो आपने सही से नहीं लिखा है, ठीक है, मिस कर दिया आपने पॉइंट को लेने में। समुराय सिस्टम अबोलिश हुआ था, ठीक है, ये सब चीज़ें सही हैं। रूल ऑफ शोगुन वॉज एंडेड, ये तो आप पहले लिख चुके हो ना, तो क्या जरूरत थी। मिलिट्रीज अंडर डायरेक्ट कमांड ऑफ एम्परर, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी सही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने सही लिखी हैं एंड कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि उनकी पार्लियामेंट वगैरह वो सब आपने नहीं, अच्छा यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी, आपने यहाँ पे लिखा है, तो ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आपने इसको लिखा है। कुछ पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए थे तो वो आप अवॉइड करो, इंट्रोडक्शन पे ध्यान दो। कंक्लूजन क्या लिखा है, दो मेजर रिस्टोरेशन हैविंग स्लोगन दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑन मॉडर्न लाइन्स बट इट ट्रांसफॉर्म जापान इनटू इंपीरियल पावर, ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से लिखा है। तो ओवरऑल आपका अटेम्प्ट अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा ना आप इसको और बड़ा कर सकते थे क्योंकि आपने 1.5 पेज में इसको पूरा ख़त्म कर दिया है, थोड़ा सा इसको और आप एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा आप और इसको बता सकते थे कि किस तरह से जो इसका बैकग्राउंड था उसको आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छा होता कि क्या कंडीशंस थी जिनकी वजह से मेजी रिस्टोरेशन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने शुरुआत की है कि 16% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की एंड 2027, तो ये अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है ये आपने बताया, देखो इसको बताने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। देन आपने क्या लिखा है, करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 140 करोड़। भाई सोर्स क्या है, तो वही मैं बात कर रहा था कि कोई ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पे होना चाहिए जो इस चीज़ को आप अवॉइड करो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एंड इन 2011 द इंक्रीमेंट वॉज दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा ये गया है कि क्या ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है, तो वो ट्रेंड आप बताओ ना। आप बता रहे हो कि इंक्रीमेंट इतना हुआ है, लेकिन ट्रेंड बताना है कि भाई कितना डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आप कंपेयर करो पिछले सालों से, पिछले डिकेड से कंपेयर करो, तो वो चीज़ आपने मिस कर दी। जो मैं कह रहा था ना कि काफ़ी लोगों ने इसको समझा नहीं, तो उसमें ये भाई साहब भी शामिल हैं, ठीक है, ये भी नहीं समझ पाए हैं कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड ये था कि जो ग्रोथ रेट है उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब इन्होंने क्या किया है कि वो सब फैक्टर्स बताएं कि किस वजह से हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो देखो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, पूछा ये गया है कि भाई जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, तो उसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजन है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये सब आपने में गलत समझ लिया है, गलत समझ लिया है, तो इन सब पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं पूछी गई है। उसके बाद आपने वे फॉरवर्ड बताया, देखिए आप सोल्यूशन बता रहे हो, ठीक है, तो ये काफ़ी ब्रीफ में होना चाहिए, 2 से 3 सोल्यूशंस काफ़ी हैं, और आप चाहें तो एक आध सोल्यूशन को इंटीग्रेट कर सकते हो कंक्लूजन में, वो भी एक अच्छा फॉर्मेट है। क्या लिखा है कि एक्सपेडिशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। देखिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ानी होगी, तो भाई पॉइंट रिपीट मत करो पॉइंट को। फैमिली प्लानिंग पॉलिसी की बात कर रहे हो, अवेयरनेस की बात कर रहे हो, ठीक है,
तो ये सब चीज़ें ठीक है अबाउट हायर पॉपुलेशन रेट कॉन्सिक्वेंसेज, पर देखो वही बात है ना कि आप क्वेश्चन की डिमांड को आपने नहीं समझा है तो फिर क्या मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट ट्रेंड। भाई अगर पॉपुलेशन ग्रोथ पे ही आपको लिखना होता तो क्वेश्चन क्यों पूछा जाता। ठीक है, कुछ अलग चीज़ देखने को मिली है इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा गया है, और वो अलग चीज़ ही आपको पहचाननी थी जो आप नहीं पहचान पाए। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और विद एक्सपीरियंस आप इनको डील करना सीख जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ये दिक्कत आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ना जो हमारा आज का सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ जाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।